हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव विविधता। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, और इसके साथ साथ हम लोग वर्गीकरण और वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। देखिए, बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है फॉर्म्स या फिर वेरिएशन कह सकते हैं। लाइफ प्लस फॉर्म, या इसी को आप कह सकते हैं वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशन मीन्स विभिन्नताएं। तो जीवों में जो विभिन्नताएं होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रोजेन, किसने, रोजेन ने 1985 में किया था। रोजेन ने 1985 में किया था। बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अगर आप अंदाजा लगाएं तो लगभग 1.7 to 1.8 मिलियंस, कितनी जीव जातियां, 1.7 to 1.8 मिलियन जीव जातियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं। और इन्हीं जीव जातियों की संख्या को और विभिन्नता को ही क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। निरंतर लगातार नई नई जीव जातियों की खोज होती रहती है, और ऐसा भी होता है कि किसी कारणवश कुछ पहले से ज्ञात जातियां क्या होती हैं, विलुप्त भी हो जाती हैं। ठीक है, सामान्यतः इसका कारण होता है पोल्यूशन या मनुष्य के द्वारा उनको मारा जाना। ठीक है, जैसे टाइगर की संख्या कम हो रही है, गौरैया की संख्या कम हो रही है। ठीक है, तो इन सब का कारण या तो पोल्यूशन है या मनुष्य है। ठीक है, और अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो मनुष्य ही इनके विलुप्ति का कारण होता है। पृथ्वी पे लगभग 1.7 to 1 मिलियन जीव जातियां हैं। इसमें विभिन्नता किस प्रकार की होती है? देखिए, जीवों में विभिन्नता उनके वास स्थान, रहन सहन, या आप रहन सहन को व्यवहार कह सकते हैं, और इनके शरीर में जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनमें क्या होती है, विभिन्नता हो सकती है। जैव रासायनिक क्रियाएं, जैव रासायनिक क्रियाएं। ठीक है, देखिए, विभिन्नता किसमें होती है, वास स्थान में, मतलब हैबिटेट, वो किस स्थान पे रहते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं। रहन सहन, उनका व्यवहार कैसा है, वो रात्रिचर हैं, दिनचर हैं, शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं। ठीक है, ये सब व्यवहार हो गया। और जैव रासायनिक क्रियाएं, उनके शरीर में किस प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं, इन सभी में क्या होती है, भिन्नता होती है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अब आकार की अगर हम बात करें, आकृति में भी भिन्नता हो सकती है। किसमें, आकृति एवं आकार में भी भिन्नता हो सकती है। पृथ्वी पे सबसे छोटा जीव, ठीक है, क्या होता है, पृथ्वी पे सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा होती है, और इसको हम PPLO के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, PPLO। ठीक है, PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सबसे छोटी कोशिका होती है, कौन, माइकोप्लाज्मा, इसी को हम PPLO के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी पे ये सबसे छोटा जीवधारी होता है या होती है। ठीक है, इसका जो आकार होता है वो गोलाकार होता है,
और इसका व्यास लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है व्यास? 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, अब इसकी तुलना अगर हम किसी दूसरे जीवधारी से करते हैं तो आप लोग जानते हैं पृथ्वी पे पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीवधारी क्या होता है? किसी को याद है? ठीक है, देखिए व्हेल, व्हेल का नाम सुना है? व्हेल या ब्लू व्हेल, ठीक है, ये पृथ्वी पे पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव होता है या होती है। ठीक है, व्हेल या ब्लू व्हेल, इसकी लंबाई लगभग 35 मीटर तक हो सकती है। कितना हो सकता है? 35 मीटर तक। ठीक है, तो ये एक स्तनधारी है। क्या है? ये मछली नहीं है, ये एक स्तनधारी जीव है। ठीक है, याद रखेंगे, परीक्षा में पूछता है कभी कभी व्हेल स्तनधारी है या मछली है। तो व्हेल क्या है? एक स्तनधारी है और ये पृथ्वी पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीवधारी है या प्राणी होता है। ठीक है, लेकिन ये कैसा है? जलीय जीव है। अगर पूछा जाए पृथ्वी पे स्थल पे पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव क्या होता है, तो इस समय सबसे बड़ा जो जीव होता है पृथ्वी पे पाया जाने वाला वो क्या है? हाथी होता है। ठीक है, लेकिन जल की भी अगर हम बात करें तो जल में कौन है? व्हेल मछली होती है। तो सबसे बड़ा व्हेल हो गया। ठीक है, यह भी स्तनधारी है और यह भी स्तनधारी है। यहाँ पे आप तुलना कर सकते हैं। देखिए माइकोप्लाज्मा का जो व्यास है 0.1 माइक्रोमीटर है और व्हेल का जो लंबाई है कितना है? लगभग 35 मीटर। तो बहुत ही बड़ी यहाँ पे क्या है? विभिन्नता है और वेरिएशन है। ये हो गया आकार और आकृति की बात। यहाँ पे तो मैंने जंतुओं का एग्जाम्पल लिया है। अगर हम पौधे की बात करते हैं, ठीक है, किसकी? पौधे की, तो आप लोगों ने सिकोआ का नाम सुना होगा, सिकोआ। ठीक है, इसकी लंबाई होती है लगभग 100 मीटर। कितनी होती है? 100 मीटर। देखिए यहाँ पे जो जीवधारी है जिसका आकार है 0.1 माइक्रोमीटर, यहाँ पे 35 मीटर, यहाँ पे कितना है? 100 मीटर। तो जीवधारियों का आकार क्या हो सकता है? भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, सिकोवा एक जिम्नोस्पर्म का पौधा है जिसकी लंबाई कितनी होती है? 100 मीटर और ये सबसे बड़ा पौधा होता है। ठीक है, ये था आकार में भिन्नता। अगर हम बात करते हैं कि वास स्थान में कैसी भिन्नता होती है, तो अगर हम स्तनधारी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं तो केवल स्तनधारी में ही देखिए, व्हेल एक ऐसा स्तनधारी है जो कहाँ पे रहता है? जल में रहता है। और मनुष्य, ह्यूमन, मनुष्य भी क्या है? स्तनधारी है। मनुष्य कहाँ पे रहता है? स्थल पे रहता है, घर बना करके रहता है, मकान बना करके रहता है। ठीक है, और एक और स्तनधारी का नाम मैं लिखने वाला हूं, चमगादड़ जिसको आप लोग कहते हैं, या बैट। चमगादड़ या बैट, यह भी एक स्तनधारी है लेकिन यह पक्षियों की तरह क्या हो सकता है? उड़ सकता है। ठीक है, तो सबका क्या है? वास स्थान अलग अलग है। ठीक है, और आप तुलना कर सकते हैं, मनुष्य चलता है, व्हेल तैरने का काम करती है जल में क्योंकि ये जलीय जीव है। इसके पास क्या होते हैं? पखने होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पखने। पंख और पखनों में अंतर होता है। पंख किसके पास होता है? पंख चिड़ियों के पास होता है। मछली या स्तनधारी, ये जो व्हेल है मछली नहीं है, तैरने के लिए मछलियों में क्या होते हैं? पखने होते हैं। मनुष्य के पास क्या होता है? चलने के लिए पैर होता है। और चमगादड़ के लिए क्या होता है? चमगादड़ के पास त्वचा से बने पंख होते हैं। सबका देखिए क्या है? वास स्थान अलग अलग है और बिहेवियर अलग अलग है। ठीक है, इस प्रकार से सभी जीवों में क्या होती है? भिन्नता होती है। और अगर हम और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए मछली क्या कर रही है? तैरने का काम कर रही है। चिड़िया, पक्षी, ठीक है, पक्षी क्या होते हैं? पेड़ों पे रहते हैं और ये पंखों की सहायता से हवा में उड़ सकते हैं, जबकि मनुष्य हवा में नहीं उड़ सकता। तो देखिए दोनों का व्यवहार क्या है? अलग अलग है। दोनों का व्यवहार क्या है? अलग अलग है। अब केंचुआ देखा होगा सभी लोगों ने, एक सरल प्रकार का जीव है। यह क्या करता है? यह मिट्टी में, गीली मिट्टी में रहता है और बिल बना करके रहता है। देखिए यहाँ पे मनुष्य स्थल पे रह रहा है, पक्षी हवा में उड़ रहा है, घोंसला बना कर रहता है, चमगादड़
जो घर मकान रहते हैं उनके दरार में या पेड़ों पे लटक करके रहते हैं। केचुआ कहाँ पे रहता है? बिल बना करके रहता है। इसी तरह चूहा क्या होता है? चूहा भी बिल बना करके रहता है। तो ये सभी क्या है? बहुत सारे जीव हैं और सभी जीवों की आकृति में, संरचना में क्या होती है? भिन्नता होती है, व्यवहार में भिन्नता होती है। इन सभी को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया जैव विविधता क्या होता है? ठीक है, तो नोट कर लीजिए, अगर कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबने नोट कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्गीकरण। तो वर्गीकरण स्टडी करने से पहले हम लोग दो टर्म के बारे में जानेंगे। एक वर्गीकी, इसको सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स। देखिए, ये क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत वर्गीकरण और नामकरण का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं? वर्गीकरण और तथा नामकरण का अध्ययन करते हैं। वर्गीकरण तथा नामकरण का अध्ययन करते हैं। किसके अंदर? वर्गीकी के अंदर। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्गीकरण वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं? वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। टैक्सोनॉमी के अंदर वर्गीकरण का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होगा? वर्गीकरण का अध्ययन होता है। देखिए, वर्गीकी में वर्गीकरण तथा नामकरण दोनों का अध्ययन किया जाता है और वर्गीकरण विज्ञान में मीन्स टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। केवल वर्गीकरण का अध्ययन किया जाएगा। अब हम लोग आते हैं कि वर्गीकरण होता क्या है। ठीक है, वर्गीकरण, वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन। अभी हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? इन जीवों को वर्गीकृत करते हैं। क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकृत क्या होता है? जीवों को उनकी संरचनात्मक, कार्यात्मक एवं जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर छोटे बड़े, कौन से? छोटे बड़े समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। क्या करेंगे? जीवों को उनकी संरचनात्मक, संरचना का ध्यान रखेंगे, संरचनात्मक, कार्यात्मक एवं जैव रासायनिक, एवं जैव रासायनिक। ठीक है, जीवों को उनके संरचनात्मक, कार्यात्मक एवं जैव रासायनिक समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है, या छोटे बड़े समूहों में रखना वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, तो हम जीवों को विभिन्न समूहों में क्यों बांटेंगे? वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? वर्गीकरण से हमें क्या लाभ होगा? ठीक है, वर्गीकरण से हमें दो लाभ होते हैं। पहला लाभ ये होता है
अध्ययन में सुविधा, अध्ययन में सुविधा। अगर हमने क्या किया है, जीवों को छोटे बड़े समूहों में बांटा है, जैसे कार्डेट, नॉन कार्डेट, मैमेलिया, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, ठीक है। देखिए स्तनधारी मीन्स मैमेलिया, सरीसृप रेप्टाइल्स जिसको कहते हैं, ठीक है, उभयचर एम्फीबिया जिसमें आते हैं। मान लीजिए हमने जीवों को इन 3 समूहों में बांटा है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस स्तनधारी समूह के केवल एक जीव का अध्ययन कर लेते हैं तो इस समूह में उपस्थित सभी जीवों के बारे में हमें एक जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अगर हमने स्तनधारी समूह के किसी एक जीवधारी के बारे में अध्ययन कर लिया, मान लीजिए मनुष्य के बारे में अध्ययन कर लिया, तो इस समूह में और भी जितने जीवधारी हैं, जंतु रखे गए हैं, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से किसी और दूसरे समूह के लिए भी होगा, ठीक है। तो हमें क्या होता है, वर्गीकरण करने से हमें अध्ययन करने में सुविधा होती है। अगर हम क्या करें, केवल स्तनधारी का सभी जीवों का अलग अलग अध्ययन करना चाहें तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बहुत सारे स्तनधारी हैं, बहुत सारे सरीसृप हैं, बहुत सारे उभयचर हैं, तो किसी एक मनुष्य के लिए सबका अध्ययन कर पाना असंभव है। इसलिए हम क्या करते हैं, जीवों को छोटे बड़े समूहों में बांटते हैं। ये पहला बहुत ही महत्वपूर्ण था। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा लाभ हमें यह होता है वर्गीकरण से, हमें यह ज्ञात होता है कि जीवों का उद्विकास कैसे होता है, ठीक है। उद्विकास का ज्ञान, उद्विकास का ज्ञान, उद्विकास मीन्स इवोल्यूशन। आप लोग जानते हैं पहले पृथ्वी पे सरल प्रकार के जीव बने, बैक्टीरिया, जीवाणु, फिर धीरे धीरे इनमें परिवर्तन होता रहा और इनमें जटिलता आती रही और अंततः मनुष्य जैसे प्राणी का विकास हो गया, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो हमें इनमें एक क्रमबद्धता दिखती है, हमें इनमें एक क्रमबद्धता दिखती है। सभी के समूहों के कुछ लक्षण आपस में मिलते जुलते रहते हैं। इससे हमें यह ज्ञात हो पाता है कि किस प्रकार से सरल जीवों से मनुष्य तक के जटिल प्राणी का क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है या विकास हुआ है। तो वर्गीकरण करने से ये 2 लाभ होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जीवों का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, देखिए सबसे पहले अरस्तु ने क्या किया, जो पृथ्वी पे जंतु हैं, जंतुओं को उन 2 समूहों में बांटा। अरस्तु का नाम सुना है आप लोगों ने, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। किसका पिता कहा जाता है, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। और इसके साथ साथ इनको जंतु विज्ञान का भी पिता कहा जाता है, जंतु विज्ञान का पिता, ठीक है। मीन्स फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। दोनों किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। तो इन्होंने जंतुओं को 2 समूहों में बांटा। कितने समूहों में बांटा, 2 समूहों में बांटा। देखिए कौन कौन से समूहों में, जंतु इन्होंने 2 समूहों में बांटा। पहला समूह लाल रुधिर वाले प्राणी। कैसे, लाल रुधिर वाले प्राणी, इनको इन्होंने इनाइमा कहा। और दूसरा बिना लाल रुधिर वाले, जिसमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता है, एनाइमा, ठीक है।
तो इनाइमा में इन्होंने क्या किया, ऐसे जंतुओं को रखा जिनके शरीर में क्या पाया जाता है, लाल रुधिर वाले जंतु। दूसरे समूह में जो जंतु रखे गए इनमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता, ठीक है, बिना लाल रुधिर के जंतु, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसे जंतुओं को देखा होगा जिनमें लाल रुधिर पाया जाता है और ऐसे भी जंतुओं को देखा होगा जिनमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता। उदाहरण के लिए देखिए, अगर हम लाल रुधिर की बात करते हैं तो मनुष्य में क्या होता है, लाल रुधिर पाया जाता है, ठीक है। पक्षियों में लाल रुधिर पाया जाता है, ठीक है। उभयचर में लाल रुधिर पाया जाता है, मछलियों में लाल रुधिर पाया जाता है। तो ये सभी ऐसे जंतु थे जिनमें लाल रुधिर पाया जाता था, ठीक है। बिना लाल रुधिर वाले अगर हम जंतुओं की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कॉकरोच है, ठीक है, क्या होगा, कॉकरोच, और क्या होगा, जो भी कीट होते हैं, कीट जिसमें मच्छर आता है, मक्खी आती है, तितली आता है, ठीक है, या घोंघा है, इन सभी में आप देखेंगे कि लाल रुधिर नहीं पाया जाता। तो ये बिना लाल रुधिर वाले जंतु होते हैं और ये लाल रुधिर वाले जंतु होते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो लाल रुधिर वाले जंतु होते हैं इन जंतुओं को दो समूहों में बांट दिया, ठीक है। लाल रुधिर वाले जंतुओं को इन्होंने दो समूह में बांट दिया। कौन कौन से समूह में, देखिए, ओविपैरा, विविपैरा, ओविपैरा और विविपैरा। हिंदी में इसको अंडयुज कहते हैं और विविपैरा को जरायुज कहा जाता है, ठीक है। देखिए, ये इनाइमा को इन्होंने दो समूहों में बांट दिया, विविपैरा और ओविपैरा। ओविपैरा में इन्होंने किन जंतुओं को रखा, ऐसे जंतुओं को रखा जो क्या होते हैं, एग लेइंग होते हैं। क्या होते हैं, एग लेइंग। एग लेइंग का मतलब होता है अंडे देने वाले जंतु। तो यहाँ पे इन्होंने अंडे देने वाले जंतुओं को रखा और इसका उदाहरण होगा, बहुत ही आसान है, पक्षी। पक्षी अंडा देता है ना, जो आप लोग आमलेट खाते हैं, ठीक है, मुर्गी का अंडा होता है। मुर्गी क्या है, एक पक्षी है, कबूतर पक्षी है। तो ये सभी क्या होते हैं, अंडे देने वाले जंतु होते हैं, ठीक है। और उभयचर भी क्या देते हैं, अंडे देते हैं, उभयचर। मछलियां भी अंडे देती हैं, याद रखेंगे, मछलियां क्या देती हैं, अंडे देती हैं। जरायुज में जो इतने भी स्तनधारी होते हैं ये सभी जरायुज के उदाहरण होते हैं। जरायुज में इन्होंने क्या किया, बच्चे को जन्म देने वाले जंतुओं को रखा, ठीक है। तो ये अंडे नहीं देते हैं, ये बच्चे उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो स्तनधारी जैसे मनुष्य है, गाय है, बकरी है, ये सभी क्या करते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं या बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया। अरस्तु ने जंतुओं को दो समूह में बांटा, इनाइमा, एनाइमा। लाल रुधिर वाले जंतु, बिना लाल रुधिर वाले, ठीक है। मनुष्य, पक्षी, उभयचर, मछलियां, कॉकरोच, कीट और घोंघा। फिर इन्होंने जो लाल रुधिर वाले जंतु थे इसको दो समूहों में बांटा, एक अंडयुज और दूसरा जरायुज। अंडयुज में किसको कहते हैं, जो अंडे देने वाले होते हैं, और जरायुज जो बच्चे को जन्म देने वाले जंतु होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अरस्तु के बारे में आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कैरोलस लीनियस की। कैरोलस लीनियस कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, वर्गीकरण का पिता।
वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। कैरोलस लीनियस ने जो जंतु हैं इन सभी जंतुओं को 6 समूहों में बांटा। कितने समूहों में बांटा? 6 समूहों में। इन्होंने इनकी संरचना और कार्यात्मक भिन्नता के आधार पे 6 समूहों में बांटा, जिसमें स्तनधारी, पक्षी, मछलियां, उभयचर, कीट और कीड़े। कीट और कीड़े, ठीक है। इन्होंने जीवों को कुल 6 समूहों में बांटा। स्तनधारी समूह, पक्षी, मछलियां, उभयचर, कीट और कीड़े। स्तनधारी में आप सभी लोग जानते हैं, स्तनधारी में हम उन जीवों को रखते हैं जिनमें क्या पाया जाता है? स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? स्तन ग्रंथियां। मीन्स इनमें स्तनों का विकास होता है और ये अपने बच्चों को क्या करते हैं? दूध पिलाने का कार्य करते हैं, ठीक है। पक्षियों में क्या होता है? पंख पाए जाते हैं और ये हवा में उड़ते हैं, और ये पक्षी भी क्या करते हैं? पक्षी अंडे देते हैं। इनके पास, इनकी विशेषता क्या है? इनके पास पंख होता है, हवा में उड़ते हैं और अंडे देते हैं। इनके पास चोंच होता है। क्या होता है? चोंच, बीक जिसको कहते हैं। बीक जानते हैं ना? मनुष्य के पास तो मुख होता है, लेकिन पक्षियों के पास क्या होता है? बीक होता है, चोंच, ठीक है। देखिए, मछलियां कहाँ पे पाई जाती हैं? जल में पाई जाती हैं और ये तैरती हैं। इनके पास तैरने के लिए क्या होते हैं? पखने होते हैं। मछली के पास क्या होगा? पखने। पक्षियों के पास क्या होता है? पंख होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। उभयचर, ये जल और स्थल दोनों स्थान पे रह सकते हैं, जैसे मेढक, ठीक है, जैसे मेढक। तो मेढक को कहाँ पे रखा जाएगा? उभयचर में। कीट, जैसे मच्छर है, मक्खी है, ठीक है, तितली है, बीटल होता है, ग्रास हॉपर होता है, ये सभी किसके अंदर आते हैं? कीट के अंदर आते हैं। कीड़े, कीड़े जैसे जो रेंगने वाले जीव होते हैं, वर्मी, इनको हम कहते हैं वर्म या कीड़े, जैसे केचुआ हो गया, ठीक है, कनखजूरा हो गया, जोंक हो गया, या और भी बहुत सारे इस प्रकार से रेंगने वाले जीव हैं। तो उनको कैरोलस लीनियस ने कीड़े या वर्म, वर्म जानते हैं ना आप लोग? वर्म्स, कीड़े, तो वर्म्स में रखा, ठीक है, या वर्मिस, कीड़े। इन सभी 6 समूहों में कैरोलस लीनियस ने जंतुओं को वर्गीकृत किया। इसके साथ साथ कैरोलस लीनियस ने द्विपदनाम पद्धति, कौन सी पद्धति? द्विपदनाम पद्धति, बाइनोमियल सिस्टम, ठीक है, द्विपदनाम पद्धति को दिया या बाइनोमियल सिस्टम को दिया, जिसमें इन्होंने जीवों के नामकरण के लिए एक नियम बनाए। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जीवों का नाम 2 भागों में रखते हैं। एक पहला भाग होता है जिसको जीनस कहा जाता है या वंश कहा जाता है या श्रेणी कह सकते हैं। दूसरा भाग होता है जिसको जाति कहते हैं। पहले भाग को क्या कहते हैं? वंश कहते हैं, दूसरे भाग को जाति कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम मनुष्य के ही वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे तो होमो सैपियंस, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है। इसमें पहला भाग को हम क्या कहेंगे? ये वंश होता है। दूसरा भाग जो स्पीसीज है, जाति है, वो क्या है? सैपियंस होती है, ठीक है। होमो वंश है, सैपियंस जाति होती है। तो इस पद्धति को किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? द्विपदनाम पद्धति के बारे में, नामकरण पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे हम लोग जीवन के 3 डोमेन के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। जीवन के 3 डोमेन, ठीक है।
कभी न कभी सुना होगा, जीवन के 3 डोमेन, ठीक है, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। सामान्यतः आप लोग जानते हैं जो जीव होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, या कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और दूसरा समूह क्या होता है, यूकैरियोटिक। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जीव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो पहले तो हम लोग सामान्यतः इसी प्रकार से जानते थे, लेकिन एक वैज्ञानिक आए, कार्ल व्यूज ने क्या किया, जो प्रोकैरियोटिक समूह है जीवों का, इसको 2 समूहों में बांट दिया। कितने समूहों में बांट दिया, 2 समूहों में बांट दिया। एक बांटा इन्होंने आर्की बैक्टीरिया और दूसरा समूह यू बैक्टीरिया। तो कार्ल व्यूज ने क्या किया, जो प्रोकैरियोटिक है मीन्स बैक्टीरियाज हैं, इनको 2 समूहों में बांट दिया, एक आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। इस प्रकार से यहाँ पे जो समूह थे जीवों के, वह कुल कितने समूह हो गए, 3 समूह हो जाते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया और तीसरा यूकैरियोटिक या यूकैरियन, ठीक है। इसी को कहा जाता है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, जीवन के 3 डोमेन, ठीक है। डोमेन का मतलब होता है, अगर एक तरह से देखें तो गुंबद होता है या समूह। तो यहाँ पे कितने समूह में जीव हैं, 3 समूह में, एक आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट। एग्जाम्पल की बात करते हैं इन समूहों के, तो आर्की बैक्टीरिया में ऐसे जीवाणु आते हैं जो एक्सट्रीम वातावरण में, कहाँ पे, एक्सट्रीम वातावरण में रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होती हो, हमेशा बर्फ जमी रहती हो, तो ऐसे जीवाणु कहाँ पे पाए जाते हैं, ऐसे जीवाणुओं को क्या कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है यू बैक्टीरिया, सामान्यतः जिन बैक्टीरिया के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है, जैसे माइकोबैक्टीरिया है, ठीक है, वाइब्रियो कॉलेरी है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तो ये सामान्यतः जो बैक्टीरिया हैं ये सामान्यतः आवास में सरवाइव करते हैं, लेकिन जब एक्सट्रीम वातावरण होगा तो वहाँ पे ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाएगी। एक्सट्रीम वातावरण में कौन सरवाइव करेगा, कौन जी सकता है, आर्की बैक्टीरिया। तीसरा समूह होता है यूकैरियोटिक जीव का, जिसमें मनुष्य है, कुत्ता है, गाय है, ठीक है, कीट है, ये सभी किसके अंदर आएंगे, यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया जीवन के 3 डोमेन क्या होते हैं, या 3 डोमेन क्या होते हैं, इसको किसने दिया था, कार्ल व्यूज ने दिया था, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक या यूकैरियन, ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक्स।